जी नमस्कार, मैं डॉक्टर शंकर मुनिराय। आज हिंदी वर्णमाला के बारे में मैं चर्चा करूंगा। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस प्रकार से हिंदी वर्णमाला को स्वरों में और व्यंजनों में विभक्त किया गया है। स्वरों की प्रकृति 3 प्रकार की है, इस पर चर्चा हो चुकी है। व्यंजन की प्रकृति के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो स्पर्श व्यंजन है वे 25 होते हैं, वे 5 भागों में बटे हुए हैं और उस पर अपनी बात हो चुकी है। आज मैं बताऊंगा कि इसके अलावे जो शेष व्यंजन हैं उनकी 3 प्रकृति है, यानी 3 भागों में बटे हुए हैं। पहला है अंतस्थ व्यंजन, दूसरा है ऊष्म व्यंजन और तीसरा है संयुक्त व्यंजन। ध्यान रखिए, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे मुंह के अंदर एक प्राकृतिक कंप्यूटर है और जीभ एक माउस की तरह काम करती है और अंदर के हिस्से को जिस प्रकार से वह प्रभावित करती है उस तरह की ध्वनि उच्चारित होती है। तो आपने स्पर्श व्यंजन के बारे में देखा होगा कि 5 वर्गों में बटे हुए हैं और इनके उच्चारण स्थल क्या हैं। अब जो अंतस्थ व्यंजन हैं उनके बारे में हमको चर्चा करनी है। तो अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन हैं जो मुंह के अंदरी भाग के लगभग स्पर्श करते हुए उच्चारित होते हैं। इनका उच्चारण मुंह के अंदर ही होता है। दांत, जीभ, मूर्धा, तालु और होठ, इन सबों के सहयोग से इन वर्णों का उच्चारण होता है और ये मुंह के अंदर ही उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, जैसे य, र, ल और व। य, र, ल, व। तो य, र, ल, व ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। इसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है जिसमें ऊष्मा हो, गर्मी हो, और ऊष्मा और गर्मी तब आती है जब घर्षण होता है। तो हमारे मुंह के अंदर के जो भाग हैं, हिस्से हैं, आपस में घर्षण करते हैं। उनको बोलने में थोड़ी सी ज़्यादा ऊर्जा लगती है, ज़्यादा ऊष्मा लगती है, इसलिए इन वर्णों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं या इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा गया है। इनकी भी संख्या 4 है। यह है, पहला है श, दूसरा है स, तीसरा है स और चौथा है ह। यानी स, स, स और ह, ये चारों ऊष्म व्यंजन हैं। प्रायः बच्चों को बतला दिया जाता है कि 3 प्रकार के स होते हैं, यानी वो लिखते तो 3 प्रकार से हैं लेकिन बोलते एक ही तरह से हैं, स स स स। और नहीं तो उन्हें प्रतीकात्मक रूप से थोड़ा समझाने के लिए यह बता दिया जाता है कि स शक्कर का या शलजम का, यानी शलजम जिससे लिखा जाता है वह स, षटकोण यानी षटकोण जिससे लिखा जाता है वो स, और तीसरा है बताते हैं सरौता या सपेरा। मूलतः बच्चे तीनों के बारे में जान तो जाते हैं, उनकी पहचान तो जाते हैं, लेकिन उच्चारण में गलतियां करते हैं। असल में जो पहला श है जिसे हम कहते हैं श, इसका उच्चारण तालु से होता है।
यानी मुंह की वायु तालु में जब जाती है तो वहाँ से प्रतिध्वनित होकर के जो ध्वनि उच्चारित होती है उसे हम स्व कहते हैं। शंकर, आकाशवाणी, आकाश, जय। तो चूंकि इस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है इसलिए हम इसे तालाव्य स बोलते हैं। इसे कहा जाता है तालाव्य स। दूसरा है मूर्धन्य स, यानी इस वर्ण का उच्चारण चूंकि हमारे मूर्धा से होता है इसलिए हम इसे मूर्धन्य स कहते हैं। इसमें मुंह की वायु पूरी तरह से मुंह में मूर्धा की तरफ फैल जाती है, पूरे मुंह में फैलती है, तब वो ध्वनि उच्चारित होती है। जैसे भाषा, भाषा, भाषण। तो हमारे मुंह की जो अंदर की जो वायु है, हवा है, पूरी तरह से फैलती है, मूर्धा में की ओर जाती है और फिर ये ध्वनि उच्चारित हो जाती है। इसलिए इसको हम बोलते हैं मूर्धन्य स। तो ये मूर्धन्य स हो गया। तीसरा है दंत स। दंत स का मतलब है कि दांत से जब हवा निकलती है तब इसका उच्चारण होता है, इसलिए हम इसे दंत स कहते हैं। स, सपेरे का या फिर सरौते का स, सवेरा, सपेरा। तो इसको हम बोलते हैं दंत स। यानी 3 प्रकार के जो स ध्वनि है, एक श, एक स और एक स। पहले को तालाव्य स, दूसरे को मूर्धन्य स और तीसरे को दंत स कहा जाता है। और अंतिम है ह। यह हकार ध्वनि है। ऐसा सुनने में लगता है कि इसका उच्चारण हम गला से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, गला से नहीं होता है। वैसे सारे वर्णों के उच्चारण के लिए वायु हमारे जो है अंदर से ही आती है, बाहर से की वायु लेकर के हम वर्णों का उच्चारण नहीं करते हैं, भीतर से ही हवा आती है और वो आकर हमारे मुंह में अपना स्वरूप बनाती है। तो ह जो है वो हकार ध्वनि है अन्य वर्णों की अपेक्षा, क्योंकि इसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा ऊर्जा लगती है, इसलिए इसको हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। तो इस प्रकार से 4 हो गए अंतस्थ व्यंजन और 4 हुए ऊष्म व्यंजन। अब आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ, और मिलने का मतलब होता है कि जब 2 प्रकृति की चीज़ें मिलती हैं तब वो संयुक्त होती हैं। जैसे आपने स्वरों के बारे में सुना होगा, अगर स्वर वही स्वर उसी में मिलता है तो वो स्वर ही रहता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। लेकिन जब 2 स्वर मिलते हैं तब संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, ऐ, ओ और औ, कि 2 प्रकृति के स्वरों के मेल से वे बोलने हैं, इसलिए उन्हें संयुक्त कहते हैं। तो इसी प्रकार से तो व्यंजन हैं, जब 2 व्यंजन एक में मिलते हैं तब इनकी प्रकृति तीसरी हो जाती है। इसकी संख्या अभी 4 है, हम 4 की चर्चा करेंगे। पहला है क्ष, क्षत्रिय का। अब इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो आधा क धन मूर्धन्य स, दोनों को मिलाकर जब हम प्रयास करते हैं बोलने का तब इस ध्वनि का उच्चारण होता है। अब दोनों को मिलाकर मैं बोल रहा हूँ क और स को मिला करके, तो ध्वनि होगी क्ष, क्ष, कक्ष, कक्षा, कक्ष, परीक्षा,
क और स। तो क्ष है वो ये संयुक्त व्यंजन है। दूसरा है त और र, यानी आधा त धन र, दोनों को जब हम मेल करते हैं तब उससे जो नया व्यंजन बनता है वह है त्र। छात्र, क्षेत्र, त्रिशूल, त्रिकोण। तो त और र, तो हो गया पहला क्ष, दूसरा त। तीसरा है कठिन है। इसका निर्माण हुआ है ज और य के योग्य से, यानी च वर्ग का तीसरा वर्ण ज आधा धन य, यानी च वर्ग का ही अंतिम वर्ण पांचवा वर्ण, दोनों को जब मिलाते हैं तब जो ध्वनि उच्चारित होती है वो कहलाती है ज। ज माने ज और य होता है ज। क्योंकि इसे बोलने में ज़्यादा श्रम लगता है, मेहनत लगती है, इसलिए आमतौर पर लोग इसे ग और य की तरह उच्चारण करते हैं, ज्ञ ऐसे बोल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये संयुक्त हुए हैं ज और य से। हमें अभ्यास करना चाहिए कि ज और य को मिला करके हम इस वर्ण का उच्चारण करेंगे तो ज्ञ होता है, ज्ञ। तो हुआ क्ष, त्र, ज्ञ। और चौथा है श्र। श्री राम। श्री राम लिखने के लिए हम जिस संयुक्त वर्ण का उच्चारण का प्रयोग करते हैं वह श्र है। वह बना हुआ है तालाब्य श, माने आधा तालाब्य श और प्लस र के योग्य से। तो जब हम बोलते हैं तो तालाब्य श का आधा उच्चारण करेंगे और र का पूरा उच्चारण करेंगे, तब इस वर्ण का उच्चारण हो जाता है। तो बोल रहा हूँ श और र को मिला करके तो बनेगा श्र। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री राधे। तो स और र होता है। तो इस प्रकार से हो गया, ये चार संयुक्त व्यंजन है हिंदी में। तो आप सभी को, हाँ एक चीज़ और छूट रहा है दो व्यंजन और छूट रहे हैं, उन्हें हम द्विगुण कहते हैं। द्विगुण व्यंजन। द्विगुण का मतलब होता है एक ऐसा वर्ण है देवनागरी में जिसका दो गुण होता है या उसका दो गुण बनाया जाता है। जैसे ड है, ट ठ ड। तो ड के नीचे जब हम एक अनुस्वार या बिंदी लगाते हैं तो एक नई ध्वनि बन जाती है, नया वर्ण बन जाता है, वह है ड़ हो जाता है। ड और ड के नीचे जब बिंदी लगाए तब वो उच्चारित होगा ड़। इसी प्रकार जब हम ढ के नीचे एक बिंदी लगाते हैं तब वह उच्चारित होता है ढ़ के रूप में। तो ड और ढ के नीचे बिंदी लगाने से दो नई ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, नए व्यंजन बनते हैं। इन्हें हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो ड़ और ढ। ड़ घोड़ा, कोड़ा, ढ के नीचे बिंदी लगा। ढ के नीचे जब बिंदी लगाते हैं तो ढ होता है। जैसे बूढ़ा, लोढ़ा। तो इस प्रकार से दो द्विगुण व्यंजन हो गए। किताबों में एक प्लुत व्यंजन का जिक्र है, उसको लेकर के भ्रमित होने की जरूरत नहीं है।
उनका उच्चारण संस्कृत में होता है। जैसे ओम, तो ओम माने इन ओम में, और उसको लिखने का तरीका जैसे हम गुरु लिखते हैं अपने उसमें छंद शास्त्र में गुरु का जो चिन्ह है वैसे लिखते हैं, और उसी तरह से हम उसको ओंकार माने अलग ऊर्जा लगा करके बोलते हैं। उसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, इसलिए आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम व्यंजन के बारे में जान गए। अब सारांश में बतला रहा हूँ पूरा कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, 2 विशेष ध्वनियाँ हैं, और अह, और अह। 25 स्पर्श व्यंजन हैं जो 5 भागों में बटे हुए हैं। 4 अंतस्थ व्यंजन हैं, 4 उष्म व्यंजन हैं, और 4 संयुक्त व्यंजन हैं, और 2 द्विगुण व्यंजन हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 52 वर्ण या ध्वनियाँ हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होती हैं। इससे संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई आपको संदेह हो तो कृपया, मैंने जैसे पर ही बताया था कि मेरा फ़ोन नंबर है, आप इसे नोट कर लीजिए, आप बात कर सकते हैं, और इसे और भी सहज ढंग से प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करूँगा। मेरा नंबर है 9893863548। धन्यवाद।